एक तरफ सैकड़ों परिवारों का पुनर्वास, दूसरी तरफ बाघों की वापसी की तैयारी। आखिरकार सरकार इंसानों को दूसरी जगह बसाकर क्या बदलना चाहती है? क्या यह सिर्फ बाघों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है? अगर आज असम, मध्य प्रदेश या किसी दूसरे टाइगर रिजर्व से एक बाघ लाकर बक्सा में छोड़ दिया जाए तो क्या वो यहीं रहेगा? क्या वो अपना इलाका बनाएगा? क्या उसके बच्चे होंगे या फिर वो जंगल छोड़कर चला जाएगा? आज इसी सवाल का वैज्ञानिक जवाब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टाइगर ट्रांसलोकेशन आखिर होता क्या है। दोस्तों, टाइगर ट्रांसलोकेशन का मतलब है एक स्वस्थ जंगली बाघ को वैज्ञानिक तरीके से एक जंगल से दूसरे जंगल में बसाना, ताकि जहां बाघ खत्म हो चुके हैं या उसकी संख्या बहुत कम है वहां फिर से एक नई आबादी विकसित की जा सके। लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। बाघ को पकड़ना, उसका मेडिकल परीक्षण करना, डीएनए और स्वास्थ्य जांच, रेडियो या जीपीएस कॉलर लगाना, नई जंगल की क्षमता का अध्ययन करना, इन सब के बाद ट्रांसलोकेशन किया जाता है। भारत में कहां सफलता मिली? सबसे बड़ी सफलता है पन्ना टाइगर रिजर्व। 2009 में पन्ना में बाघ लगभग पूरी तरह से गायब हो गए थे। उसके बाद कान्हा, बांधवगढ़, पेच से नर और मादा बाघ लाए गए। आज पन्ना में कई दर्जन बाघ है और वहीं जन्मे कुछ बाघों को दूसरे टाइगर रिजर्व में भी भेजा जा चुका है। यानी एक समय जहां एक भी बाघ नहीं था, आज वही भारत के सबसे सफल टाइगर रिकवरी मॉडल में गिना जाता है। राजस्थान का सरिस्का भी लगभग बाघ विहीन हो चुका था। रणथंभौर से बाघ लाए गए। शुरुआती वर्षों में कठिनाई आई, लेकिन धीरे धीरे बाघों ने अपना इलाका बनाया। आज वहां कई बाघ और नए शावक मौजूद है। इसके बाद राजस्थान में ही मुकुंदरा और रामगढ़ बीसधरी में भी नए ट्रांसलोकेशन किए गए। कुछ बाघों ने सफलतापूर्वक नया इलाका अपनाया, जबकि कुछ मामलों में अभी भी लगातार निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता बनी हुई है। लेकिन हर जगह सफलता नहीं मिली। उड़ीसा का सतकोशिया टाइगर रिजर्व इसका उदाहरण है। 2018 में वहां बाघ और बाघिन को बसाने की कोशिश हुई, लेकिन मानव बाघ संघर्ष, स्थानीय विरोध और अन्य प्रबंधन संबंधी चुनौतियों के कारण परियोजना अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं कर सकी। यानी टाइगर ट्रांसलोकेशन में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। क्या बाघ नया जंगल अपना लेता है? हाँ, लेकिन तुरंत नहीं। पहले कई हफ्तों तक वह पूरे जंगल का सर्वे करता है। अगर उसे पर्याप्त पानी मिले, घना जंगल मिले, पर्याप्त शिकार मिले और कम मानवीय हस्तक्षेप मिले, तभी वो अपना टेरिटरी बनाना शुरू करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कई बार दर्जनों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक भटक सकता है। इसलिए ट्रांसलोकेशन के बाद जीपीएस कॉलर के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाती है। और लोगों के मन में एक सवाल और भी आता है, एक बाघ छोड़ने से काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक अकेला बाघ कभी भी नई आबादी नहीं बना सकता। वैज्ञानिकों को कई असंबंधित नर और मादा बाघों की आवश्यकता होती है, ताकि आनुवंशिक विविधता बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों में इनब्रीडिंग की समस्या ना हो। लेकिन कितने बाघ छोड़े जाएंगे, यह जंगल की क्षमता, शिकार की उपलब्धता और वैज्ञानिक आकलन पर निर्भर करता है। कितने समय में आबादी बढ़ेगी? अगर सब कुछ सही रहा तो मादा बाघ लगभग 3 से 4 वर्ष की उम्र में प्रजनन शुरू करती है। गर्भकाल लगभग 100 से 105 दिन का होता है। एक बार में सामान्यतः 2 से 4 शावक जन्म लेते हैं। लगभग 18 से 24 महीने के बाद वह फिर से प्रजनन कर सकती है। लेकिन सभी शावक बड़े होकर जीवित नहीं रहते, इसलिए एक अस्थायी बाघ आबादी बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या बक्सा तैयार है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर बक्सा में भविष्य में बाघ बसाने हैं तो केवल बाघ लाना काफी नहीं होगा। सरकार को सुनिश्चित करना हो कि जंगल में पर्याप्त हिरन, सांभर, जंगली सुअर और गोर हो। साल भर पानी उपलब्ध रहे, वन्य जीव कॉरिडोर सुरक्षित रहे, शिकार पूरी तरह नियंत्रित हो, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग लगातार जारी रहे और यदि पुनर्वास हो तो वो कानून और वैज्ञानिक योजना के अनुसार पूरा किया जाए। मेरा विश्लेषण, अगर इन सभी शर्तों को पूरा किया गया तो बक्सा में फिर से बाघों की एक स्वस्थ आबादी विकसित होने की संभावना है। लेकिन यह 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। एक सफल टाइगर पॉपुलेशन बनाने में 10 से 15 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार को इसमें क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ बाघ बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं, सैकड़ों परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और बड़ी सोच है? अगर सरकार की यह योजना सफल होती है तो बक्सा फिर से एक विश्व स्तरीय टाइगर रिजर्व बन सकता है। पर्यटन बढ़ सकता है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं, पूरे जंगल का पारिस्थितिक संतुलन मजबूत हो सकता है और भारत की बाघ संरक्षण में वैश्विक पहचान और मजबूत हो सकती है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आज भी है, अगर जंगल को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करना ही उद्देश्य है तो कल जब बाघों की संख्या बढ़ जाएगी तब उसी जंगल में टाइगर सफारी होगी, पर्यटक आएंगे, जीपे चलेंगे, क्या वो मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा? या फिर अस्थायी मानव बस्ती और नियंत्रित पर्यटन में वास्तव में इतना बड़ा अंतर है कि एक स्वीकार्य है और दूसरा नहीं? ये सवाल इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगले पार्ट में हम बनछाया पुनर्वास की पूरी जमीनी कहानी और उसके पीछे की राजनीति, पर्यावरण और लोगों की जिंदगी, तीनों का विश्लेषण करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, बक्सा के अंदर जो वन बस्तियां हैं उनका इस पूरी योजना से क्या संबंध है? बनछाया क्यों बसाया गया और वन मंत्री वहाँ क्या देखने पहुंचे थे? इसकी पूरी कहानी पार्ट 3 में। दोस्तों, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट भी कर दे। जय हिंद।